Okay. So the topic we are starting is consolidation of account. Consolidation of account basically किसके केस में अप्लाई होता है? आप लॉ में भी पढ़ के आते हो, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनीज के केस में। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनीज का क्या केस होता है? ठीक है, अगर एक कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा का होल्डिंग उनके पास होता है, ठीक है, किसी भी एक कंपनी का दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा का शेयर होल्डिंग अगर उसके उसी कंपनी के पास होता है, तो जिस कंपनी के पास वो शेयर होल्डिंग है दैट विल बी नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ सच कंपनी जिसके उसके पास शेयर है। और वो 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग इसके अकेले के पास भी हो सकता है। एक कंपनी के पास मान लीजिए एक्स लिमिटेड के पास वाई लिमिटेड का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, तो पूरा एक्स लिमिटेड के पास भी हो सकता है, या एक्स लिमिटेड की भी और कोई जो सब्सिडरी कंपनीज हो, एक कंपनी की कितनी भी सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है। मान लीजिए एक्स लिमिटेड है, उसके पास वाई लिमिटेड के 80% शेयर है, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड के पास तो 45% ही है, लेकिन एक्स लिमिटेड की और भी सब्सिडरीज है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, इनके पास भी शेयर होल्डिंग पड़ी है। इसके पास 15% पड़ी है, इसके पास 10% पड़ी है, इसके पास 10, ऐसे मिला के इसके पास 80% हो गई, क्योंकि ये भी सब एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, ठीक है। तो कुल मिला के ऐसी कोई भी कंपनी जिसके पास किसी दूसरी कंपनी की 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है दैट इज होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी की वो शेयर होल्डिंग है दैट इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी। सीधा सीधा बोले तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, किसमें, किसी दूसरी कंपनी में। होता है ना, हम किसी कंपनी के शेयर ले लेते हैं, अब हम तो एक बतौर सिंपल इन्वेस्टमेंट के लेते हैं, यहाँ पे सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग, इतनी शेयर होल्डिंग हो जाती है होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के ऊपर कि उसका पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी जो फॉर्मेट होता है वो सारा किसके हैंड्स में चला जाता है, होल्डिंग कंपनी के हैंड्स में, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरीज को लॉ में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट ये है कि कंपनीज एक्ट की ही रिक्वायरमेंट है कि अगर फिर वही कोई भी कंपनी है जिसने किसी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डिंग लिए रखी है, पैसा लगा रखा है, ओके, तो जब ये होल्डिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएगी ये जो ट्रांजैक्शन कर रही है, ये जो प्रॉफिट अर्न कर रही है, लेकिन इस होल्डिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो डेफिनेटली डिमांड करेंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का एक बड़ा पैसा किसमें लगा हुआ है, सब्सिडरी कंपनी में। तो जो भी शेयर होल्डर होंगे वो सब्सिडरी कंपनी की भी परफॉर्मेंस जानना चाहेंगे, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी भी जो प्रॉफिट कमाएगी उसमें किसका शेयर होगा, होल्डिंग कंपनी का भी शेयर होगा। सब्सिडरी कंपनी की जो नेटवर्क है उसमें भी किसका शेयर होगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर होगा। तो डेफिनेटली क्या किया जाता है, ऐसी होल्डिंग कंपनी को जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मतलब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसको कंसोलिडेट करके बनाना होता है। कंसोलिडेट करके बनाना मतलब मर्जिंग करनी होती है, ठीक है, अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जो सब्सिडरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको मर्ज करके बनाते हैं। उसमें उनकी जितनी होल्डिंग है, ठीक है, जैसी भी होल्डिंग 80% है, जिसका 80% पे उनका हिस्सा है, 20% पे कोई और है, तो वो मर्ज करके दिखाते हैं, प्रॉफिट को मर्ज करके दिखाते हैं, जिससे एनालिसिस करना बेटर होता है। तो कंसोलिडेट बैलेंस शीट भी बनती है, कंसोलिडेट स्टेटमेंट ऑफ पी&एल भी बनता है, और कंसोलिडेट कैश फ्लो भी बनता है। ज्यादा जो पूछा जाता है, ज्यादा जो डिस्कस किया जाता है वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कंपनीज एक्ट के भी बहुत सारे सेक्शन है जो एप्लीकेबल होते हैं। अदरवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, हम जितना भी कंसोलिडेशन का काम करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सारा कंसोलिडेशन की अकाउंटिंग की जाती है। जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 के अकॉर्डिंग की जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं कंसोलिडेशन के लिए, देखिए कंसोलिडेशन कोई ये कहेगा कि सर अमलगमेशन भी तो यही कर रहे हैं, मत कर रहे हैं, बहुत फर्क है।
अमलगमेशन में तो टेक ओवर कर लिया, सामने वाली कंपनी की आइडेंटिटी खत्म हो गई। यहाँ पे तो होल्डिंग कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी और जो सब्सिडरी कंपनी चल रही है उसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंसोलिडेशन हो रहा है, वो कंपनीज में आके मर्ज नहीं हो रही है। और रीजन क्या है? क्योंकि इनका फेयर अमाउंट ऑफ फंड्स किसमें लगा हुआ है? सब्सिडरी कंपनी में लगा हुआ है, तो उनका प्रॉफिट, उनकी नेटवर्क ऑब्वियसली होल्डिंग कंपनी की भी है। तो इसलिए इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मर्ज करके दिखाया जाता है, ठीक है, ताकि शेयर होल्डर को एक्चुअल पोजीशन पता चल सके कि उन्हीं का पैसा लगा हुआ है डेफिनेटली सामने वाली कंपनी में। तो वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे कि सब्सिडरी कंपनी में क्या शेयर, जो शेयर होल्डिंग है उसके बदले में कितना रिटर्न होल्डिंग कंपनी को मिल रहा है। ऑब्वियसली जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ही देखते हैं, और होल्डिंग कंपनी के लिए वो इन्वेस्टमेंट ही है। तो उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ने से पहले दो तरह की सब्सिडरी कंपनी होती है, एक होती है फुल्ली ओन्ड और एक पार्टली ओन्ड। पहले इसको समझें। फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी मतलब जिसकी 100% शेयर होल्डिंग किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास है। ऐसी सब्सिडरी कंपनी जिसके 100% शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है, दैट इज नोन एज फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। तो फुल्ली ओन्ड है तो फिर तो मैटर ही नहीं है, पूरी की पूरी नेटवर्क और पूरा का पूरा प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का किसका होगा? होल्डिंग कंपनी का। बट पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी भी होती है, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कब बनती है? जब उसका मोर देन 50% ऑफ द होल्डिंग किसी दूसरी कंपनी के पास होता है। मोर देन 50% मतलब 50% प्लस 1%, 51% भी चलेगा। तो ऑब्वियसली जिस कंपनी ने वो शेयर लिए वो कंपनी मेजोरिटी में आ गई, तो मेजोरिटी में आते ही उसका, उस सब्सिडरी कंपनी का पूरा कंट्रोल होल्डिंग के पास हो जाएगा, ठीक है। तो मोर देन 50% होल्डिंग होना चाहिए। तो पार्टली ओन्ड में ऐसा हो सकता है कि होल्डिंग कंपनी के पास 50% से ज्यादा, 51%, 60%, 70, 80, 65 व्हाटएवर 50% से ज्यादा हो, लेकिन 100% नहीं हो, तो फिर उस केस में उस सब्सिडरी कंपनी को बोलेंगे पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। पार्टली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी में फिर बाहर वालों का भी पैसा लगा होता है। मेजोरिटी ऑफ द शेयर तो किसके पास है? होल्डिंग कंपनी के पास, लेकिन बाहर वालों का भी उसमें पैसा लगा हुआ है। वो जो बाहर वालों का पैसा लगा हुआ है, वो जो बाहर वाले, उनको कहा जाता है माइनॉरिटी, और उनका जो हिस्सा बनता है उस सब्सिडरी कंपनी में नेटवर्क में या प्रॉफिट में, उसको कहा जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पे एक समझना जरूरी है आगे बढ़ने से पहले, कि हम यही चेक करेंगे जब भी कंसोलिडेशन करेंगे कंसोलिडेशन करेंगे तो ये चेक किया जाता है कि जो होल्डिंग का पैटर्न है वो क्या है, कितना परसेंट होल्डिंग है होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी में, और कितना परसेंट माइनॉरिटीज के पास है, चेक किया जाता है। चलिए, अब मेन क्या होता है कि हम जो मेन फोकस करते हैं, हालांकि इस चैप्टर ये तीनों को कवर करता है, कंसोलिडेट बैलेंस शीट, कंसोलिडेट प्रॉफिट एंड लॉस, कंसोलिडेट कैश फ्लो, लेकिन जो एग्जाम में भी देखा गया है जो ज्यादा फोकस रहता है वो कैलकुलेशंस पे किसकी रहता है? कंसोलिडेट बैलेंस शीट और उसके आइटम की कैलकुलेशन पे, तो उसी को पहले स्टडी करते हैं। देखिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए कुछ स्टेप्स है। बैलेंस शीट तो बनी जाएगी, लेकिन जो हमें एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ेगी, कुछ स्टेप्स करनी पड़ेगी, वो क्या है? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन के हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये देखना पड़ेगा कि करंट ईयर की जब भी आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, होल्डिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, सब्सिडरी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, तो एक तो आपको देखना पड़ेगा कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। डेट ऑफ एक्विजिशन किसको बोलेंगे? वो दिन जिस दिन होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में मोर देन 50% शेयर एक्वायर किए। अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात करूं तो या तो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आपको दिया होगा कि एक्वायर किए हैं, या मिड ऑफ द ईयर में एक्वायर किए होंगे कभी, या फिर मिड ऑफ द ईयर का मतलब 6 मंथ्स नहीं है, मिड ऑफ द ईयर एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, या फिर एंड ऑफ द ईयर में एक्वायर किए होंगे, मतलब जब होल्डिंग कंपनी बनी, ऐसी सिचुएशन दे रखी होगी। तो हमें क्या करना है? देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है कि जो भी नेटवर्क है, किसकी दो चीजों में हिस्सा है ना, होल्डिंग कंपनी का, है ना, और जो
आउटसाइडर भी अगर है तो माइनॉरिटीज का भी दोनों में हिस्सा है। ठीक है, किस किस में हिस्सा है कि भाई एक तो नेटवर्थ में, नेटवर्थ एसेट माइनस लायबिलिटी जिसको आप बोलते हो उसमें हिस्सा, और एक प्रॉफिट्स में हिस्सा। जो सब्सिडरी बनने के बाद जो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो सारे प्रॉफिट में भी किसका हिस्सा रहेगा, होल्डिंग कंपनी का शेयर रहेगा जितनी उनकी शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, दो चीजें बड़ी काम आएगी आपको। ठीक है, ये 4-5 कैलकुलेशन तो आपको स्टार्टिंग में करनी होगी, लेकिन दो चीजों पे ज्यादा फोकस रहता है। एक होता है कैलकुलेशन ऑफ, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। नाउ व्हाट इज दिस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जिसमें हम, जिसका रिजल्ट आ रहा है गुडविल और कैपिटल रिजर्व आता है क्या, इसको समझते हैं। देखिए, होल्डिंग कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है किसमें, सब्सिडरी कंपनी में। तो सब्सिडरी कंपनी के जो शेयर लेने के लिए उन्होंने पैसा दिया होगा, तो जो सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ है या सब्सिडरी कंपनी के शेयर की जो इंट्रिस्टिक वैल्यू है, शेयर की इंट्रिस्टिक वैल्यू क्या होती है, इंट्रिस्टिक वैल्यू मतलब नेट एसेट वैल्यू। तो जो होल्डिंग कंपनी ने पैसा दिया होगा सब्सिडरी कंपनी के शेयर को एक्वायर करने के लिए, वो कोई जरूरी तो नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर की जो इंट्रिस्टिक वैल्यू आ रही है, या मैं और साधारण शब्दों में बोलूं, सब्सिडरी कंपनी की जो नेटवर्थ आ रही है या पर शेयर जो नेटवर्थ आ रही है इसके बराबर का पैसा दिया हो, उससे ज्यादा भी पे किया हुआ हो सकता है और उससे कम भी पे किया हुआ हो सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वही है कि जो कंट्रोल एक्वायर किया गया है होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी में, जो कंट्रोल एक्वायर किया है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, मतलब उसमें लॉस हो रहा है तो इट विल बी डेबिटेड टू गुडविल, और अगर उसमें फायदा हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व। कुल मिला के डिफरेंस करना है किसका, जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और उसके बदले में जो नेटवर्थ है, नेट एसेट में जो हिस्सा है उनका, उसका कंपैरिजन करना है, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब नेट एसेट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे नेट एसेट कैसे निकालते हैं, देखिए नेट एसेट वो एसेट माइनस लायबिलिटी वाले फंडे से नहीं चलते हैं। ठीक है, लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच लेते हैं कि ऑब्वियसली एक यहाँ पे वैसे टॉप पे लिख देनी चाहिए कि, लिख देते हैं शेयर, पांचवा आइटम लिख देता हूँ, शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, 5 चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है इस पे पहुंचने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, अकेले इसका भी मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम। 5 चीजों का कैलकुलेशन किया जाता है। नेटवर्थ निकालनी है हमें किसकी, सब्सिडरी कंपनी की, लेकिन यह नेटवर्थ एसेट माइनस लायबिलिटी करके नहीं निकलेगी। कैसे, एक तो उनकी शेयर कैपिटल ले लेंगे, नेटवर्थ में शेयर कैपिटल, लायबिलिटी साइड वाली अप्रोच लगाएंगे, शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व, लेकिन कौन से प्रॉफिट, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही कैपिटल नेचर के माने जाएंगे, जितने भी रिजर्व्स और प्रॉफिट है, रेवेन्यू नेचर वाले P&L हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, एक्विजिशन से जो पहले वाले हैं, क्योंकि एक्विजिशन से बाद वाले तो रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हो गए, उसमें तो होल्डिंग कंपनी का भी हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने आज जो पैसा लगा दिया, आज के बाद जो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी वो होल्डिंग कंपनी का भी होगा। तो यहाँ पे जब हम नेटवर्थ की बात करते हैं, मतलब हम कैपिटल नेचर के आइटम की बात कर रहे हैं कि उस कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है, वो जो कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट किया है उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके बदले में कितनी नेट एसेट में हिस्सा है। ठीक है, तो क्या किया, सबसे पहले शेयर कैपिटल तो हो ही गई, वो मैंने लास्ट में लिखी है क्योंकि शेयर कैपिटल में तो ऑब्वियसली हिस्सा है। कंपनी के कौन से प्रॉफिट सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, मतलब हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया ना तो हम सबसे पहले सब्सिडरी कंपनी के प्री एक्विजिशन प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर ईयर का स्टार्टिंग था तो अब इसमें क्या आ जाएगा, सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आ जाएंगे इसके, और ड्यूरिंग द ईयर अगर एक्विजिशन हुआ है तो प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व ऑफ करंट ईयर भी आ जाएगा, करंट ईयर का जो प्रॉफिट एंड रिजर्व है वो भी आ जाएगा अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। आप समझना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि कंसोलिडेशन में
डेट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट होगी, तो ये बहुत कुछ उस पर डिपेंड करेगा। सुनिएगा, अगर ओपनिंग डेट या एक्विजिशन डेट है तो जितने ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट के वो सब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गए। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन हुआ है तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व प्लस प्रॉफिट एंड रिजर्व अप टू द डेट ऑफ एक्विजिशन। मान लीजिए 4 मंथ्स, करंट ईयर का 4 मंथ्स निकल गया, उसके बाद एक्विजिशन हुआ है, तो करंट ईयर के जो भी प्रॉफिट होंगे उसका 4 मंथ्स जितना भी बनता होगा 4 मंथ्स का प्रॉफिट लॉस, वो भी सब किस में जाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले प्री एक्विजिशन प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, वो नेटवर्थ का पार्ट माना जाएगा। अगर मान लीजिए होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर किया है ईयर के एंड में, तो फिर ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ ड्यूरिंग द ईयर भी जितना भी प्रॉफिट अर्न किया है, जितना भी रिजर्व में ट्रांसफर किया है, वो भी सब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का पार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट कैलकुलेशन। ठीक है, नेटवर्थ का एक फॉर्मूला ये भी होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। हम वही वाला फंडा कर रहे हैं, शेयर कैपिटल हो गई, लेकिन रिजर्व्स कौन से? प्री एक्विजिशन वाले, पोस्ट वाले नहीं लेंगे, प्रॉफिट्स पोस्ट वाले नहीं लेंगे, क्योंकि पोस्ट वाले प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स इज ए पार्ट ऑफ अर्निंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी। वो नेटवर्क का पार्ट नहीं होंगे, वो होल्डिंग कंपनी के लिए प्रॉफिट का पार्ट होंगे, रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी निकालेंगे सब्सिडरी कंपनी का। पोस्ट एक्विजिशन जितना भी प्रॉफिट है वो नेटवर्क का पार्ट तो नहीं होगा, वो नेटवर्क का पार्ट तो नहीं होगा, लेकिन वो किसके काम आएगा? कि जब होल्डिंग कंपनी अपना प्रॉफिट दिखाएगी कि होल्डिंग कंपनी ने सपोज 5 लाख अर्न किया और सब्सिडरी कंपनी ने पूरे साल में 3 लाख अर्न किया और उसमें 60% शेयर होल्डिंग है होल्डिंग कंपनी की, तो फिर कॉलर ऊंचा करके होल्डिंग कंपनी कहेगी कि मेरा इसमें 1,80,000 का प्रॉफिट है। तो होल्डिंग कंपनी क्या बोलेगी? 5 लाख तो मैंने अर्न किया और 180 मेरी सब्सिडरी ने अर्न किया, तो मेरा प्रॉफिट कितना? 6,80,000, जैसे ब्रांच में होता है। ठीक है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के तो काम नहीं आएगा, नेटवर्थ का तो पार्ट नहीं होगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी जब अपने पूरे साल के प्रॉफिट कैलकुलेट करेगी तो उसमें जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी ने कमाया है उसमें जो उनका हिस्सा होगा वो अपने पीएनएल में जोड़ेगी। दिस इज रिलेटेड टू द, दिस इज अ रेवेन्यू नेचर आइटम, रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट फॉर द होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो इसकी भी जरूरत पड़ेगी, यहां जरूरत नहीं पड़ेगी, नेटवर्क में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये 5 कैलकुलेशन कहीं ना कहीं काम आएगी। ठीक है, फिर वही कि अगर ईयर के स्टार्टिंग में एक्वायर कर लिए शेयर, अगर होल्डिंग कंपनी ने ईयर के स्टार्टिंग में एक्वायर कर लिए तो करंट ईयर का सारा प्रॉफिट किस में चला जाएगा? पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बन जाएगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किए, वही एग्जांपल लेता हूं, 4 मंथ्स के बाद, तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट तो प्री में चला जाएगा और 8 मंथ्स का प्रॉफिट पोस्ट में चला जाएगा। और एंड में एक्वायर किए तो कोई पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं होगा क्योंकि करंट ईयर का पूरा प्रॉफिट प्री में चला गया। राइट, तीसरा आइटम आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क में आप क्या लेते हो? एसेट और लाइबिलिटीज। अब एसेट माइनस लाइबिलिटी वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं रहे, कैपिटल प्लस रिजर्व वाला फॉर्मूला लगा रहे हो। तो अगर किसी एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आया है तो उसका प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज भी ऐड कर लीजिए। उसके अलावा फिर वही पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व सब्सिडी, जैसे रिजर्व सब्सिडी कंपनी, जैसे हम पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल रहे हैं वैसे पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में। अब पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में भी होल्डिंग का हिस्सा होगा, बट वो नेटवर्थ का पार्ट नहीं आएगा क्योंकि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी बनने के बाद या इसका होल्डिंग कंपनी बनने के बाद का प्रॉफिट उसके लिए रेवेन्यू नेचर का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं काम आएगा। वही होल्डिंग कंपनी जब अपना पूरे साल का प्रॉफिट दिखाएगी तो होल्डिंग कंपनी का खुद का अर्न किया हुआ प्रॉफिट प्लस सब्सिडरी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा प्लस सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन
रिजर्व में हिस्सा। अभी ये सब आगे आएगा, अभी तो सिर्फ इन टर्म्स को समझना है। और पांचवी टर्म तो शेयर कैपिटल है ही, शेयर कैपिटल में तो हिस्सा ही, मतलब कुल मिला के क्रिकेट खेलने के लिए जैसे बैट की जरूरत है, स्टंप की जरूरत है, बॉल की जरूरत है, प्लेयर्स को बुलाना पड़ता है, सब इकट्ठा करना पड़ता है, फिर कहते हैं कि आओ खेलें। तो ये 5 आइटम पहले आपके पास होने चाहिए कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट करने के लिए, ठीक है। और अब जो फर्स्ट मेन कैलकुलेशन आती है वो है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। सीधी सादी भाषा में कहूं तो हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसके बदले हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है। हम तो वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं जो हमारा कॉस्ट है, जो हमने पे किया है, लेकिन उसके बदले में हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, मतलब कंपनी का कितना हिस्सा है सब्सिडरी कंपनी की इसमें नेटवर्थ में। तो देखिए क्या क्या लेते हैं समझ में आएगा, लेट्स सी। शेयर ऑफ, मैं होल्डिंग कंपनी को एच कंपनी लिख रहा हूं, हाँ, सब्सिडरी को मैं एस कंपनी लिखूंगा। शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन शेयर कैपिटल ऑफ एस कंपनी, ठीक है। शेयर कैपिटल में जो हिस्सा है वही, पहले हम नेटवर्क जोड़ रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में जितना हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल में जितना हिस्सा है वो ले लो। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले आप डिसाइड कर चुके होंगे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। तो शेयर कैपिटल में हिस्सा ले लिया, फिर शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हम पहले ही ले चुके हैं, देखो ये शेयर कैपिटल मैंने ले लिया, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ले लिया, लो साहब ये भी ले लिया, ठीक है। फिर पोस्ट एक्विजिशन तो नेटवर्क का हिस्सा नहीं होंगे, रेवेन्यू नेचर का है। फिर आते हैं शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ सब्सिडरी कंपनी। प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में हिस्सा होल्डिंग कंपनी का, प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है उसमें हिस्सा निकाल लेंगे। प्रॉफिट होगा तो ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो नेटवर्थ कम हो जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें, ये जितनी भी हैं, ये तीनों चीजों का टोटल क्या बताता है, ये बताएगा नेटवर्थ। ये किसको बताएगा, नेटवर्थ को। इसमें से हम रिड्यूस करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में जो उसने होल्डिंग कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा, उसके जो शेयर खरीदे हुए हैं उसकी कॉस्ट क्या है, ठीक है। अब फिर वही नेटवर्थ ज्यादा और कॉस्ट कम तो फायदा, और नेटवर्थ ज्यादा और कॉस्ट, सॉरी नेटवर्थ कम और कॉस्ट ज्यादा तो लॉस। तो फिर वही पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट, नेगेटिव होगा तो लॉस, ठीक है। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट पॉजिटिव होगा तो कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, और नेगेटिव होगा तो कहां जाएगा, गुडविल में, ठीक है। वही जैसे अमलगमेशन में वो जो उन्होंने परचेज कंसीडरेशन के बदले नेट एसेट आई, वो उसको कंपैरिजन करते, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ हो रहा है। इन्होंने जो पैसा लगाया उसके बदले कितना नेटवर्थ में हिस्सा है उसको कंपेयर कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन अप्रोच अलग है। देखिए वैसे तो बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स होती है, बहुत सारे आइटम होंगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि कंसोलिडेशन है क्या। उसके लिए हम इस एग्जांपल को समझ सकते हैं कि ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट है। 80% ओन सब्सिडरी कंपनी है, मतलब होल्डिंग के पास 80% शेयर होल्डिंग है सब्सिडरी कंपनी की। अब हमें कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेट मतलब क्या, दोनों की फिक्स्ड एसेट जोड़ दो, ठीक है, दोनों के करंट एसेट जोड़ दो।
शेयर कैपिटल तो इसकी अपनी रहेगी, शेयर कैपिटल कभी नहीं जुड़ेगी, एसेट्स और लाइबिलिटी ऐड होती है, ठीक है। इसका रिजर्व एंड सरप्लस अपना ही रहेगा, फाइन, और लाइबिलिटी दोनों की जोड़ दें 50 की लाइन। अब पॉइंट ये क्या होता है कि अब इसने तो क्या किया साहब, इसने क्या किया, सारी इसकी बैलेंस शीट के सारे आइटम उठा के कंसोलिडेट कर दिए, लेकिन भैया सारे कैसे कर दिए, खुद का हिस्सा तो 80% ही है। तो अगर हम इसकी नेटवर्थ निकालें तो इसकी नेटवर्थ कितनी आ रही है, इसकी नेटवर्थ आ रही है 60। इसकी नेटवर्थ कितनी आ रही है, वो रिजर्व प्लस कैपिटल, ठीक है। अब वो रिवैल्यूएशन वगैरह बहुत पॉइंट आएंगे, प्रॉफिट बिफोर एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन सब होगा, अभी उसकी बात नहीं करें, सिर्फ शॉर्ट में समझ रहे हैं कि सब्सिडरी कंपनी की नेटवर्थ आ रही है 60, इसमें होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो तो 80% ही रहेगा ना, मतलब 48, और माइनॉरिटी जो आउटसाइडर है उनका हिस्सा है बाकी तो 12। तो आपने तो सारी सब्सिडरी कंपनी की सारी नेटवर्थ उठा के ऐड कर ली, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो फिर अगर सारी की सारी नेटवर्क, सारी एसेट और लायबिलिटीज सब्सिडरी कंपनी की मर्ज कर ली, तो फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज का इंटरेस्ट लायबिलिटी में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनका पूरा 60 का नेटवर्क अपने इनकलकेट कर लिया। तो जो माइनॉरिटीज का हिस्सा बनता है वो होल्डिंग कंपनी अपनी लायबिलिटी दिखाएगी। दूसरी बात, इन्होंने पैसा लगाया हुआ था 35, जबकि इनका हिस्सा 48 आ रहा है उसमें नेटवर्क में, तो दैट मीन्स इनको कितने का 13 का बेनिफिट हो गया, वो भी आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। बस यही कर रहे हो कंसोलिडेशन। अब देख लीजिएगा 165 आ रहा होगा, यस 160 हो गया मैच। बस यही कंसोलिडेशन में करना है, ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि कंपनी उसकी पूरी नेटवर्क अपने साथ कंसोलिडेट कर लेती है, तो माइनॉरिटी का जो हिस्सा बनता है वो लायबिलिटी की तरह दिखा देती है, और ये जो नेटवर्क उन्होंने एक्वायर की, उनका जो नेटवर्क में हिस्सा होता है उनके इन्वेस्टमेंट के बदले, अब ये इनका एसेट दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट 35 रुपीज खर्च किया है, जबकि हिस्सा उनका कितना बन रहा है 48, तो 13 रुपीज का प्रॉफिट हो गया, वो कहाँ गया कैपिटल रिजर्व। बस यही काम कर, तब आपको समझ में आया होगा कि ये सिखाया क्या जा रहा है, क्यों कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। अब वो इतना इजी नहीं होगा, ये तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो इसलिए कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अगला कैलकुलेशन हम उसी पे आएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट समझेंगे, क्योंकि वो भी जरूरी है। अगर पार्टली ओन सब्सिडरी है, और जो जनरली मुझे लगता है एग्जाम में पार्टली ओन सब्सिडरी का ही केस आता है, तो फिर सब्सिडरी कंपनी की जो नेटवर्क है, सब्सिडरी कंपनी की जो शेयर कैपिटल है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है, उसमें माइनॉरिटीज का भी तो हिस्सा होगा, तो दैट इज नोन एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके, सेकंड मेन कैलकुलेशन होती है जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात करते हैं, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब सेम तीनों चीजों में माइनॉरिटीज का हिस्सा, शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन शेयर कैपिटल ऑफ होल्डिंग कंपनी, सॉरी सब्सिडरी कंपनी, share of minorities in pre-acquisition profits of subsidiary company, share of minorities in post-acquisition। माइनॉरिटी का तो देखिए पूरा ही जोड़ लेंगे, है ना। जब होल्डिंग कंपनी अपना कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रही थी तो सिर्फ कैपिटल नेचर के आइटम लिए, क्योंकि जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो होल्डिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट होगा, वो उसे अपने पी&एल में ऐड करेंगी। बट माइनॉरिटीज का तो पूरा शेयर निकाल रही है, इसलिए शेयर ऑफ माइनॉरिटीज इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, उसको भी ले लेंगे। अच्छा, इनमें लॉसेज भी हो सकते हैं, लॉसेज होंगे तो माइनस होंगे, और share of minorities in
प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, फिर वही प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। टोटल माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज है, जो आउटसाइडर है, जिन सब्सिडरी कंपनी में जिन बाहर वालों की शेयर होल्डिंग है, उनका हिस्सा निकालना कि उनका कितना हिस्सा बनता है कंपनी में, राइट। ये दो कैलकुलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा, जो मैंने छोटा एग्जांपल बनाया, सारी एसेट लायबिलिटीज को मर्ज कर दिया, अल्टीमेटली दो ही चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो होल्डिंग, जब आप सब्सिडरी कंपनी की सारी नेटवर्क होल्डिंग कंपनी की नेटवर्क के साथ मर्ज कर रहे हो, तो फिर होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट हट जाएगा ना, तो उसकी जगह होल्डिंग कंपनी का कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगी, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। और दूसरी बात, उसकी पूरी की पूरी नेटवर्क मर्ज कर रहे हो, तो पूरी में तो हिस्सा नहीं है ना होल्डिंग का, तो माइनॉरिटी को जो देना है, माइनॉरिटी जो इंटरेस्ट है, वो फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा, वो होल्डिंग कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी। इसलिए दो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार पूरा क्वेश्चन नहीं पूछ के 10 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि सिर्फ ये दो कैलकुलेशन ही करवा लेते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखिए, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कौन बना रहा है? होल्डिंग कंपनी। किसकी रिक्वायरमेंट है? होल्डिंग कंपनी की रिक्वायरमेंट है। तो फिर होल्डिंग कंपनी के जब कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आएंगे, तो फिर बैलेंस शीट बनाओगे, तो उसमें प्रॉफिट लॉस भी आएगा। अब होल्डिंग, वो रेवेन्यू प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो होल्डिंग कंपनी का जो खुद का प्रॉफिट होगा वो तो आएगा ही आएगा। तो हमें बैलेंस शीट बनाते वक्त कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना पड़ेगा। उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ होल्डिंग कंपनी का खुद का जो प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस है, वो तो आएगा ही आएगा। करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी ने जो खुद का करंट ईयर का प्रॉफिट कमाया, ये तो नॉर्मल आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो तो यही करते हो, ओपनिंग बैलेंस में जो भी करंट ईयर का प्रॉफिट अर्न किया उसको ऐड करते हो। उसके अलावा शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी in post acquisition profits of subsidiary company, होल्डिंग कंपनी का शेयर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग कंपनी का जो शेयर होगा उसको भी क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट आ जाएगा किसके लिए? होल्डिंग कंपनी के लिए। ठीक है, तो माइनॉरिटी का जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में हिस्सा था, वो तो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट में जुड़ गया, और इसका जो हिस्सा होगा उसको हमने गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए यूज नहीं किया, क्योंकि उसको नेटवर्क का पार्ट नहीं मानेंगे, उसको कैपिटल नेचर का नहीं मानेंगे। एक बार शेयर एक्वायर कर लिया तो उसके बाद जितना प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी कमा रही है, वो सारा प्रॉफिट में जो भी हिस्सा बनेगा होल्डिंग का, वो रेवेन्यू नेचर का होगा। तो आप देखेंगे ये जितना हमने डिस्कशन किया, यही सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए। या देयर आर सम एडजस्टमेंट ऑल्सो, कुछ एडजस्टमेंट भी होंगे, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बट जनरली दिस विल बी द एडजस्टमेंट नॉर्मल कोर्स में।